The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 जनवरी 2020 को दिल्ली में दिया। एनसीसी के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मोदी ने कहा कि पहले सोच थी न बदलेंगे न बदलने देंगे, इसलिए देश ने ऐसे लोगों को ही बदल दिया, लेकिन अब देश कामयाब हो सके इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रहेगी तो फिर घुसपैठ कैसे रुकेगी? अपने निजी हित के लिए विवाद को लटकाए रखो, घुसपैठियों को आने का खुला रास्ता दो, अपनी राजनीति चलाते रहो। यही चल रहा था हमारे देश में। ये हमारी सरकार है जिसने बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को सुलझा दिया। हमने आमने सामने बैठकर बात की, एक दूसरे को सुना, एक दूसरे को समझा और एक ऐसा समाधान निकाला जिसमें दोनों देश सहमत हो। मुझे संतोष है कि आज न सिर्फ सीमा विवाद सुलझ चुका है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी आज ऐतिहासिक स्तर पर है। हम दोनों आपस में मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं। साथियों, भारत के बंटवारे के समय कागज पर एक लकीर खींच दी गई थी। इस लकीर ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब को हमसे अलग कर दिया, दूर कर दिया, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था। करतारपुर गुरु नानक देव की भूमि है। करोड़ों देशवासियों की आस्था उस पवित्र स्थान से जुड़ी है। उसे क्यों छोड़ दिया गया? और मैं कहना चाहूंगा, जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हमारी सेना ने बंदी बनाया गया था, हमारी सेना के कब्जे में थे, देश कुछ भी टर्म्स तय कर सकता था, जो चाहे वो निकलवा सकता था। जब 90,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारे कब्जे में थे तो करतारपुर साहब हम वापस ले सकते थे, लकीर बदल सकते थे, लेकिन ये भी नहीं किया गया। दशकों से सिख श्रद्धालु इंतजार में थे कि उन्हें आसानी से करतारपुर पहुंचने का अवसर मिले, वो गुरु भूमि के दर्शन कर पाए। करतारपुर कॉरिडोर बनाकर ये काम भी 70 साल के बाद हमारी सरकार ने ही करके दिखाया है। साथियों, श्री राम जन्मभूमि सदियों से मामला लटका पड़ा था। अदालत में केस दशकों से चलते रहते थे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए अहम विषयों को लटकाओ, देश के लोगों को भटकाओ, यही चलता रहा। क्या क्या तरीके अपनाए गए ये देश ने भली भांति देखा है। आज इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील केस का भी फैसला हो चुका है। साथियों, दशकों पुरानी समस्याओं को सुलझा रही हमारी सरकार के फैसले पर जो लोग
सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा रहे हैं, उनका असली चेहरा भी देश देख चुका है और बड़ी बारीकी से देख भी रहा है। मैं फिर कहूंगा, देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है। ये सही है कि देश चुप जरूर है, लेकिन बात को पूरी तरह समझ रहा है। वोट बैंक के लिए कैसे दशकों तक कैसे मनगढ़ंत झूठ फैलाए गए, इसे भी देश जान गया है। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके समस्याओं को दशकों तक सुलझने नहीं दिया। तुष्टीकरण की इसी राजनीति की वजह से मुस्लिम बहन बेटियों को दशकों तक ट्रिपल तलाक के भय से मुक्ति नहीं मिल पाई, जबकि दुनिया के अनेक मुस्लिम देश अपने यहां ट्रिपल तलाक बैन कर चुके थे, लेकिन भारत में ऐसा करने नहीं दिया गया। सोच वही थी, न बदलेंगे न बदलने देंगे, इसलिए देश ने इन लोगों को ही बदल दिया। यह हमारी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार दिए हैं, सम्मान दिया है। साथियों, जिस दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है, उसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, आजादी के बाद लाखों विस्थापितों को बसाया गया। समय के साथ और भी लाखों लोग दिल्ली आए और बसे। दिल्ली में ऐसी 1700 से ज्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दशकों तक उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिला था। कहने को तो घर अपना था, लेकिन कानून की नजर में वो नहीं था। ऐसे 40 लाख से ज्यादा लोगों की मांग थी कि उन्हें अपने घर का मालिकाना हक तो दिया जाए, लेकिन दशकों तक उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार ने कोशिश की तो उसमें भी रोड़े अटकाने के काम किया गया। ये युवा भारत की सोच है, न्यू इंडिया की सोच है, जिसने दिल्ली के 40 लाख लोगों के जीवन से उनकी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। हमारी सरकार के फैसले का लाभ हिंदुओं को भी होगा, मुसलमानों को भी होगा, सिखों को भी होगा, ईसाइयों का होगा। न कोई धर्म का भेदभाव होगा, न कोई जाति का भेदभाव होगा। जिसका हक होगा उसे सब कुछ मिलेगा। साथियों, हमारे लिए प्रत्येक देशवासी का महत्व है और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यहां पर बैठा हुआ हर नौजवान चाहता है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार हमारे देश के संसाधनों को दीमक की तरह चाटता रहा। कभी ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश ही नहीं की गई। हमारी सरकार जनधन, आधार और मोबाइल की शक्ति से आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से भ्रष्टाचार को काबू करने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने ऐसा करके 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत रुपये जो गलत हाथों में हो जा रहे थे, चोरी हो रहे थे, उसे जाने से बचाया है। साथियों, 1988 में देश में एक कानून बना था। 1988 में बेनामी संपत्ति के खिलाफ देश की संसद ने इसे पास किया था, लेकिन 28 साल तक इस कानून को लागू ही नहीं किया गया। बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून को इन लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। संविधान की बातें करने वाले लोग, संसद की गरिमा की चर्चा करने वाले लोग
संसद के पास किए हुए निर्णय को टोकरी में फेंक दिया था। ये हमारी सरकार है जिसने न सिर्फ बेनामी संपत्ति कानून लागू किया, बल्कि हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति इस कानून के तहत जब्त की जा चुकी है। साथियों, हमारे देश में रसोई जितनी जगह से, छोटे से किचन की जितनी जगह हो, उतनी जगह में 500 कंपनियां चल रही थी। कल्पना कर सकते हैं, ये किचन जितनी जगह में 500 कंपनियां। ये कंपनियां किस काम में आती थी? इधर का काला धन उधर, उधर का काला धन इधर, यही इनका काम था। आज मेरे नौजवान साथियों, आपको सुनकर के खुशी होगी, आज ऐसी 3.5 लाख से ज्यादा संदिग्ध शैल कंपनियों को ताले लगा दिए गए, बंद कर दिया गया है। जीएसटी हो, गरीबों को आरक्षण का फैसला हो, रैप के जघन्य अपराधों में फांसी का कानून लागू करना हो, हमारी सरकार युवा सोच के साथ लोगों की बरसों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम कर रही है। साथियों, 20वीं सदी के 50 साल और 21वीं सदी के 15-20 साल हमें दशकों पुरानी समस्याओं के साथ जीने की जैसे आदत हो रही थी। किसी भी देश के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। हम भारत के लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीते जी इन समस्याओं से देश को मुक्त करें। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी समस्याओं में उलझा कर जाएंगे तो देश के भविष्य के साथ अन्याय करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते और इसलिए मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के युवाओं के भले के लिए सारे राजनीतिक प्रपंचों का पूरी हिम्मत के साथ सामना कर रहा हूं। मैं इन लोगों की सारी साजिशों को नाकामयाब कर रहा हूं ताकि देश कामयाब हो सके। मैं सारी आलोचना, सारी गालियां सीना तान करके खड़े होकर के झेल रहा हूं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस स्थिति से गुजरना न पड़े। मैं हर गाली के लिए, हर आलोचना के लिए, हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश को इन परिस्थितियों में अटकाए रखने के लिए तैयार नहीं हूं। आजकल ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसने दुनिया में मोदी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, बातें फैलाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, वो जरा समझ लें मोदी अपनी प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा ही सब कुछ है और ये लोग बदलते हुए भारत को समझ ही नहीं पाए हैं। साथियों, अनेकों समस्याओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और बेड़ियों को भी तोड़ रहे हैं। ये देश हमें ही मजबूत बनाना है, हमें ही इसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। साल 2022 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो,
तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।